फ्रूचियो लैम्बोर्गिनी वो आदमी है जिसने दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस कार लैम्बोर्गिनी को स्टार्ट किया। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ये कंपनी स्टार्ट करने से पहले लैम्बोर्गिनी ने इटली की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी बनाई। फ्रूचियो ने दुनिया के बेस्ट ट्रैक्टर्स भी बनाए, लेकिन सिर्फ एनजियो फरारी के साथ एक बहस की वजह से उसने खुद को चेंज किया और दुनिया की बेस्ट सुपर कार्स बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से आज भी लैम्बोर्गिनी और फरारी का मुकाबला रहता है। फ्रूचियो लैम्बोर्गिनी की स्टोरी बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत से लेसन देती है, जिसको समझने के लिए हमें 1916 में इटली के एक गांव में वापस जाना होगा। फ्रूचियो लैम्बोर्गिनी एक किसान का बेटा था। 1916 में जंग के बाद इटली की बहुत बुरी हालत थी। फूड की शॉर्टेज बढ़ती जा रही थी। फ्रूचियो अपने बाप के साथ खेतों में काम करता था। उसके वालिद का सोचना था कि ये बच्चा बड़ा होकर हमारे इन खेतों को संभालेगा, जो नस्ल दर नस्ल उनको विरासत में मिलते आ रहे थे। लेकिन फ्रूचियो के कुछ और ही प्लान थे। वो खेतों में काम तो करता, लेकिन मशीन्स में उसका बहुत पैशन था। लैम्बोर्गिनी के पास ट्रैक्टर था, जिसको इम्प्रूव करने में फ्रूचियो भी अपना हिस्सा डालता रहता था। फ्रूचियो के स्कूल कंप्लीट होने के बाद उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। एक, या तो वो अपने बाप की तरह फार्मर बन जाता, या वो एक इंजीनियर बनकर अपने पैशन को फॉलो करता। उसने अपने वालिद को मायूस करके इंजीनियरिंग का इंतखाब किया और बुलानिया के एक टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अपनी ग्रेजुएशन के बाद उसने एज अ मैकेनिक जॉब स्टार्ट कर दी। अभी वो कुछ सेट होने ही लगा था कि दुनिया में एक और वार स्टार्ट हो गई। फ्रूचियो को रॉयल इटालियन एयर फोर्स में शामिल कर लिया गया। फ्रूचियो की मैकेनिकल स्किल को देखते हुए आर्मी ने उसे टैंक्स और ट्रैक्टर को रिपेयर करने की ड्यूटी दे दी। 1943 में इटली ने एक आर्मर डिसएग्रीमेंट साइन किया और खुद को जंग से अलहदा कर लिया। फ्रूचियो रूड्स आइलैंड पे आम शहरी की तरह रहने लगा और वहाँ एक मैकेनिकल शॉप ओपन कर ली। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई, जर्मनी हार गया और अलाइड फोर्सेस ने रोड्स आइलैंड पे कब्जा किया और सबको अपना प्रिजनर बना लिया, जिसमें फ्रूचियो लैम्बोर्गिनी भी शामिल था। यहाँ भी फ्रूचियो की मैकेनिकल स्किल्स ने उसकी मदद की। अलाइड फोर्सेस ने फ्रूचियो से 1 साल तक अपनी गाड़ियाँ ठीक करवाईं और 1946 में उसे अपने घर इटली में जाने की इजाज़त दे दी। यही वो टाइम था जब लैम्बोर्गिनी की इनक्रेडिबल स्टोरी स्टार्ट हुई। फ्रूचियो लैम्बोर्गिनी जब इटली वापस आया, इसने बहुत सी मुश्किलात देखी। उसके पास कोई जॉब भी ना थी। वो अपना वक्त रोड्स पे मैकेनिक का काम करने में गुजारता, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता था और इटली की मार्केट अभी ग्रो करना ही शुरू हुई थी। उसने देखा कि छोटे ज़मींदार ना तो ट्रैक्टर अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही पेट्रोल को, क्योंकि उस टाइम पे पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बढ़ रही थी। लैम्बोर्गिनी ये सब होता देख रहा था और सोच रहा था कि शायद वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। उसी टाइम पे इटालियन गवर्नमेंट ने मिलिट्री की कुछ गाड़ियां ऑक्शन पे लगाईं। फ्रूचियो को इस ऑक्शन में अपॉर्चुनिटी नज़र आई, क्योंकि उसने बहुत साल इन इंजन्स को ही रिपेयर करने में गुजारे थे। सो उसे पता था कि उसे कौन सा इंजन खरीदना है और किस प्राइस पे खरीदना है। उसने नीलामी में एक ब्रिटिश मॉर्गन का सस्ता इंजन खरीदा। फ्रूचियो ने ये इंजन मॉडिफाइड किया। उसने इस इंजन में फ्यूल एटॉमाइज़र ऐड किया, जो कि स्टार्ट तो पेट्रोल पे होता था, लेकिन बाद में डीजल पे काम करता था, जो कि उस टाइम पे सस्ता फ्यूल था। ये एक बहुत कमाल की इनोवेशन थी, जिसकी वजह से कंट्री के फ्यूल प्रॉब्लम कम हो सकती थी। उसने ट्रैक्टर के फ्रेम का साइज़ भी छोटा रखा ताकि कॉस्ट को मज़ीद कम किया जाए। इस तरह से लैम्बोर्गिनी के नाम का पहला ट्रैक्टर वजूद में आया। लेकिन ट्रैक्टर मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी मौजूद थी जो अपने ट्रैक्टर की वजह से फेमस थी। दूसरा, लैम्बोर्गिनी के पास कोई मास प्रोडक्शन ना थी। वो खुद ही ट्रैक्टर बनाता और उसे ये ट्रैक्टर बनाने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाता। खैर, स्लो ही सही लैम्बोर्गिनी के कुछ ट्रैक्टर सेल होना शुरू हुए। फ्यूल कॉस्ट कटिंग की टेक्निक लोगों को पसंद आ रही थी। अब कुछ ज़्यादा टाइम ना लगा और फ्रूचियो ने ट्रैक्टर बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। लेकिन इतनी बड़ी फैक्ट्री को चलाने में और बड़ी कंपनीज को बीट करने के लिए
उसे पैसों की ज़रूरत थी। ऐसी सूरत में उसके वालिद ने अपनी ज़मीन को गिरवी रखवाकर लोन लेने की इजाज़त दे दी। अब फ्रूचियो का सब कुछ इस फैक्ट्री के लिए दांव पे लग चुका था। अब फ्रूचियो ने अपना खुद का इंजन डिज़ाइन करना शुरू कर दिया और ट्रैक्टर मार्केट को बीट करना शुरू किया। इसका मतलब अब लैम्बोर्गिनी को मॉडिफाइड इंजन पे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो अपनी टेक्नोलॉजी मार्केट में लेकर आ रहा था। कुछ किस्मत भी इसके हक में आई, क्योंकि उस टाइम पे इटालियन गवर्नमेंट ने कहा कि वो उन फार्मर्स को ग्रैंड लोन देगी जो इटालियन मैन्युफैक्चरिंग मशीन यूज़ करेगी। अब क्योंकि फ्रूचियो इंजन भी खुद बना रहा था, लैम्बोर्गिनी का ट्रैक्टर इस पॉलिसी में अप्रूव हो गया। इस तरह से लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर टग ऑफ वार कंपटीशन भी विन करते रहते और अपनी क्वालिटी की वजह से इटली में बहुत पॉपुलर हो गया। और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा जब लैम्बोर्गिनी इटली का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैक्टर प्रोड्यूसर बन गया, जिसकी वजह से वो इटली का सबसे अमीर आदमी भी बन गया। इटली के अमीर तरीन आदमी होने की वजह से फ्रूचियो ने बहुत सी कार्स खरीदी। उसे सबसे ज़्यादा लग्जरी ग्रैंड टूरिंग कार पसंद थी। 1950 की दिहाई में इटालियन मैन्युफैक्चर कार इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर थे। इटालियन ब्रांड्स वो एलिगेंस और ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे जो जर्मन और ब्रिटिश ब्रांड्स कभी ना कर पाए। 20वीं सेंचुरी में रोमियो, फिएट, मासेराटी और फरारी अपनी इंजीनियरिंग और लुक्स की वजह से एक सेपरेट फैन बेस रखती थी। फ्रूचियो के पास इन सब इटालियन ब्रांड्स की कार थी, लेकिन वो इनमें से कोई भी कार चलाता तो उसे हर कार में कुछ ना कुछ मसला नजर आ जाता, जिससे वो कार फ्रूचियो की नज़र में परफेक्ट ना रहती। उसके पास मौजूद कार में से फरारी 2500 GT सबसे लग्जरी कार थी। फरारी कामयाबी का एक सिंबल बन चुकी थी और बहुत से अमीर तरीन सेलिब्रिटीज़ ये कार रखते थे, लेकिन फ्रूचियो को अपनी फरारी कुछ ज़्यादा पसंद ना थी। उसका कहना था फरारी 250 GT बहुत ज़्यादा शोर करती है और बहुत ज़्यादा टफ है। एक तो फ्रूचियो को ड्राइविंग एक्सपीरियंस पसंद ना था, दूसरा इसकी कार का क्लच बार बार खराब होता रहता था, जिसे वो रिपेयर करवाता रहता। एक दिन फ्रूचियो कार इंजन को चेक करवाने के लिए अपनी ही फैक्ट्री में अपने खास मैकेनिक के पास चला गया और जब उसके क्लच को चेक किया गया तो मैकेनिक एंड फ्रूचियो दोनों ही हैरान होकर रह गए। फरारी जो कि एक बहुत महंगी, लग्जरियस और हाई परफॉर्मेंस कार थी, उसमें वही क्लच इस्तेमाल हुआ था जो कि लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर में इस्तेमाल होता था। फ्रूचियो ने लैम्बोर्गिनी का क्लच को एक बेहतर क्लच के साथ रिप्लेस कर दिया जो कि स्पोर्ट्स कार और लग्जरी कार को ज़्यादा सूटेबल था। वो फौरी फरारी के ओनर एनजियो फरारी से मिलने चला गया। एनजियो फरारी अपने शॉर्ट टेम्पर्ड की वजह से पहले ही बहुत फेमस था, लेकिन फ्रूचियो ये सोचकर चला गया कि वो फरारी के लिए फेवर कर रहा है, जिससे फरारी की कार में इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन वैसा ही हुआ जिसका डर था। एनजियो को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई, बल्कि वो फ्रूचियो लैम्बोर्गिनी से बहुत नाराज़ हुआ और कहता कि क्लच का मसला नहीं है, मसला ये है कि तुम्हें कार चलानी नहीं आती और तुमने क्लच को ख़राब कर दिया। वो यहाँ भी ना रुका और फ्रूचियो को कहता कि मुझे कार्स बनाने दो और तुम अपने ट्रैक्टर्स बनाते रहो। फ्रूचियो ने इस इंसल्ट को दिल और दिमाग पे ले लिया। वह एनजियो के पास उसे अपने जैसा मैकेनिक बनकर आया था, लेकिन फरारी ने लैम्बोर्गिनी को बहुत हकीर समझा। इसी दिन लैम्बोर्गिनी ने सोचा कि अब वो अपनी सुपर कार बनाएगा जो कि फरारी से बेहतर कार होगी, बल्कि वो सबसे बेस्ट कार होगी। लैम्बोर्गिनी ने इसी बात को अपना ब्रांड मंत्रा बनाया, यानी बिल्डिंग द परफेक्ट कार। अपनी ह्यूमिलेशन का बदला लेने के लिए सबसे पहले लैम्बोर्गिनी ने फरारी के चीफ इंजीनियर को हायर किया और अपनी टीम कंप्लीट करने के बाद उसने ट्रोंचियो ऑटो शो को टारगेट किया, जो कि 4 महीने के बाद होना था। इसी शो के अंदर उसने अपनी फर्स्ट सुपर कार को अनाउंस करना था। डिज़ाइन को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना आसान नहीं था, लेकिन अपनी ट्रैक्टर की फैक्ट्री और इंजीनियर्स की वजह से उन्होंने 4 महीने में अपना पहला प्रोटोटाइप स्टार्ट कर लिया, जो कि कार शो में प्रेजेंट करना था। लेकिन यहाँ सिर्फ एक मसला था, कार का इंजन अभी भी रेडी ना था। दरअसल फ्रूचियो और उसकी टीम मेंबर के दरमियान डिसएग्रीमेंट आ गया था कि कौन सा इंजन इस कार के लिए बेस्ट रहेगा, जिसकी वजह से इंजन कार शो में रेडी ना हो सका। लेकिन
फ्रूचियो के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने इंजन की जगह पे ब्रिक्स ईंटें रख दी, जिससे कार नीचे की तरफ हो गई और कार की लुक ऐसे आई जैसे कि इसमें इंजन है। शो के दौरान कार का हुड लॉक कर दिया गया तो किसी ने भी इसे ओपन करने की रिक्वेस्ट ना की। इस शो में लैम्बोर्गिनी कार को बहुत अटेंशन मिली और इस शो के बाद कार की प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई। लैम्बोर्गिनी की फर्स्ट कार लैम्बोर्गिनी 350 GT लॉन्च कर दी गई और अपनी रिलीज पर ही 13 कार सेल होगी। हाँ, ये सेल आपको कोई बहुत ज़्यादा सेल नहीं लगेगी, लेकिन सुपर कार्स की कैटेगरी में जहां एक न्यू कंपनी आ रही है, ये एक अच्छा नंबर था और अगले 2 सालों में 120 कार बनाएगी और सेल हो गई। लेकिन अभी भी वो एनजियो फरारी को बीट करने के पास भी ना था। इसी वजह से लैम्बोर्गिनी अपने इंजन और डिज़ाइन को इम्प्रूव करता रहता, यहाँ तक कि इनके इंजीनियर्स सीक्रेट एरिया में काम करते थे। लैम्बोर्गिनी इंजीनियर्स ने एक न्यू कार डिज़ाइन की, लैम्बोर्गिनी P400, जो कि एक रोड कार थी जिसमें रेसिंग लुक्स एंड फीचर थे। प्रोटोटाइप और उसके फीचर्स की वजह से लैम्बोर्गिनी ने इसको लॉन्च करने का डिसीजन ले लिया और उसका नाम रखा लैम्बोर्गिनी म्यूरा। ये न्यू मॉडल 1966 जिनेवा मोटर शो में सिर्फ 2 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ। इस कार की सबसे खास बात इसकी इंजन की प्लेसमेंट थी, जो कि फार्मूला 1 कार से इंस्पायर था। इसके इंजन को फ्रंट की बजाय बैक पे प्लेस किया गया, जो इस कार को ज़्यादा पावर देता था। ये उस टाइम की इनोवेशन थी जो बाद में सब ने अडॉप्ट की। लैम्बोर्गिनी म्यूरा बहुत सक्सेसफुल हुई। इसका यूनिक डिज़ाइन और एक अच्छी परफॉर्मेंस 1960s में लैम्बोर्गिनी बहुत सक्सेसफुल हुई। लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल कंपनी राइवल स्पोर्ट्स कार को बीट कर रहे थे। लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर कंपनी दुनिया की बेहतरीन ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर रही थी, जो कि इटली से बाहर दूसरे कंट्रीज में भी सेल हो रहे थे। लेकिन अगली दहाई लैम्बोर्गिनी के लिए नए चैलेंजेस लेकर आई। सबसे पहली प्रॉब्लम तब बनी जब पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से साउथ अफ्रीका और बोलीविया ने ट्रैक्टर के सबसे बड़े ऑर्डर कैंसिल कर दिए, जिसकी वजह से फ्रूचियो को अपने ट्रैक्टर्स वापस मंगवाने पड़े। लेबर यूनियन की वजह से वो कॉस्ट कटिंग के लिए लेबर शॉर्ट भी नहीं कर सकता था। एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे थे और फ्रूचियो के पास सवाए कंपनी सेल करने के कुछ भी ना बचा। प्रॉब्लम्स यहाँ भी नहीं रुकी, लैम्बोर्गिनी कार्स की सेल भी डाउन जाने लगी। उसकी सबसे बड़ी वजह इटली में इकोनॉमिक बूम अब खत्म हो रहा था। फ्रूचियो ने अपनी कंपनी के 51% शेयर $600,000 में एक स्विस बिजनेसमैन को सेल कर दिए, जो कि आज के टाइम पे $4 मिलियन बनते हैं। इसके बाद 1973 में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ गया। ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक्सपेंसिव हो गई और हाई परफॉर्मेंस कार्स की डिमांड भी नीचे गिर गई। लैम्बोर्गिनी ने अपनी कंपनी के बाकी 49% शेयर भी सेल कर दिए और रिटायर होकर सेंट्रल इटली में रहने लगा और अपने ओल्ड फार्म्स की केयरिंग करने लगा। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है, फ्रूचियो के रिटायर होने के बाद लैम्बोर्गिनी कंपनी के साथ क्या हुआ? 1970s के शुरू में इटली के एक एग्रीकल्चर मशीनरी ग्रुप SAME ने लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर कंपनी परचेज की और यही ग्रुप आज तक लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर का मालिक है। लेकिन लैम्बोर्गिनी की लेजेंडरी कंपनी लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से 70s में लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल कंपनी बैंकरप्ट हो गई। 1980s में इस कंपनी को 2 फ्रेंच ब्रदर्स ने सिर्फ $3 मिलियन में बाय किया। इन दोनों भाई के अंडर इस कंपनी ने खुद को रिकवर करने की बहुत कोशिश की और 1987 में ये क्रिसलर को $25 मिलियन में सेल कर दी गई। क्रिसलर ने कुछ देर प्रॉफिट एंजॉय किया और फिर यूएस में सेल ड्रॉप होने की वजह से इस कंपनी को बाद में एक इंडोनेशियन बिजनेस ने $40 मिलियन में बाय कर लिया। इस दफा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन एशियन मार्केट फाइनेंशियली क्रैश कर गई, जिससे ये कंपनी अगेन सेल हो गई। इस दफा 1998 में यूरोपियन मार्केट में मौजूद वोल्क्सवैगन ने ये कंपनी खरीद ली और वोल्क्सवैगन अभी तक लैम्बोर्गिनी ब्रांड की ऑनर है। फ्रूचियो के सेल के बाद लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल कंपनी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन ये जाहिर होता है कि वोल्क्सवैगन ने एक बहुत अच्छा डिसीजन किया था, क्योंकि 21st सेंचुरी में सुपर कार्स की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी और लैम्बोर्गिनी इसमें काफ़ी पॉपुलर और प्रोमिनेंट है।
ये कहा जा सकता है कि उस टाइम पे फ्रूचियो लैम्बोर्गिनी फरारी को ऑटोमोबाइल सेक्टर में उस वक्त हरा तो ना सका, लेकिन आज उसका ख्वाब पूरा होता देखा जा सकता है, क्योंकि लैम्बोर्गिनी आज के टाइम पे अमीर लोगों की पहली चॉइस बन चुकी है। अगर उस दिन एनजियो फरारी ने लैम्बोर्गिनी की बात सुनी होती तो आज ऐसा न होता। अब जब आप एक जेल से निकले हुए आदमी की स्टोरी जिसने लैम्बोर्गिनी स्टार्ट की है जान चुके हैं, तो आप एक यतीम लड़के की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी जिसने रोलेक्स स्टार्ट की।